ज्ञान और जानकारी ये हमारे चारों ओर है, पूरे ब्रह्मांड में है, हर तरफ फैले हुए हैं, व्याप्त हैं। लेकिन जब हम इन जानकारियों का अध्ययन करना चाहते हैं, इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो हमें इसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने की ज़रूरत होती है। यानी एक सीक्वेंस में, वो भी प्रॉपर सीक्वेंस में, है ना। तब हम कहते हैं कि हम साइंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञान और कुछ नहीं है, क्या है, एक क्रमबद्ध ज्ञान है। पूरे ब्रह्मांड में जो फैली हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, उनको संतुष्ट करने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा हम तय करते हुए आज इस आधुनिक युग तक पहुँचे हैं, है ना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिसका संबंध, जिसके पाठ्यक्रम में, मेरे कहने का मतलब है कि सामान्य विज्ञान आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, पारीक्षिक दृष्टिकोण से भी और ज्ञान की दृष्टि से भी। तो जैसा कि आपको ये बात की खबर है, जानकारी है कि हम एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक के उन विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों पर ये श्रृंखला लेकर के आए हैं। और ये वीडियो नंबर 4 है, वीडियो क्रमांक 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम कक्षा 6 की जो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है, उसका जो अध्याय 4 है, जिसका शीर्षक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वस्तुओं के समूह बनाना, इस विषय में आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। पहले 3 लेक्चर्स हमने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल श्री एजुकेशन पर। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिएगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज का ये जो वीडियो है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे आज चारों ओर जो वस्तुएं व्याप्त हैं, फैली हुई हैं, उनका आप वर्गीकरण बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आपको आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो पदार्थ हैं, जो वस्तु है, वो ठोस जो है, वो ठोस क्यों होती है। जैसे पेन हो गया, वो ठोस है ना, तो वो सॉलिड क्यों है, ठोस क्यों है। लिक्विड जो है, जैसे वाटर, पानी जो है, ये तरल अवस्था में क्यों है ना, और द्रव अवस्था में क्यों है, और गैस, गैसीय अवस्था में क्यों होते हैं, क्यों होती है, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम मुख्य रूप से आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा पदार्थों के गुण भी देखेंगे। यही होते हैं, अवस्था के बाद हम गुण पर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। बात बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी एक चीज़ को उठा करके देख सकते हैं, आपको मालूमात हो जाएगी, खबर मिल जाएगी कि वो एक और उससे अधिक वस्तुओं से मिलकर के बनी हुई है। उदाहरण के लिए हमने जो पिछला वीडियो देखा था, यानी वीडियो नंबर 3, उसमें हमने क्या देखा था, तंतु से वस्त्र तक, उसका शीर्षक था। मैं आपको बता दूं कि तंतु क्या होते हैं, हमने उसमें देखा। उससे मिलकर के फिर किस तरह से तागा यानी धागा बनाया जाता है और उससे अलग अलग वस्त्र तैयार किए जाते हैं। उसके भी अलग अलग प्रकार हमने देखे थे, है ना। एक जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है और एक जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है, जैसे नायलॉन वगैरह आदि, ठीक है ना। तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो एक से अधिक वस्तु पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। ये पदार्थ क्या हो सकते हैं? ये पदार्थ हैं धातुएं, रुई, पंख, मृदा, प्लास्टिक, कांच, कागज, एक्सेट्रा आदि, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। बहुत सारी वस्तुएं आप जानते हैं कि लोहे से बनाई जाती हैं, बहुत सारी प्लास्टिक से बनाई जाती हैं, है ना। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है। बिल्कुल संभव हो सकता है कि एक ही पदार्थ था, उससे एक वस्तु पूरी बन करके तैयार हो गई। जैसे मिट्टी से एक मूर्ति बना करके आपने तैयार कर ली, है ना, तो वो एक ही पदार्थ से मिलकर के बनी हुई है। या फिर उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। अलग अलग पदार्थों का समावेश करके एक जो है मोटर बाइक बना दी गई, है ना, जिसमें मेटल भी है, प्लास्टिक भी है और तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से एक पूरी बाइक तैयार होती है। समान पदार्थ से बनी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को थोड़ा अब यहाँ पे आप देखेंगे, नज़र डालिएगा। अक्सर क्या होता है कि जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनमें हम उलझ जाते हैं। जिस दिन हम छोटे प्रश्नों में उलझना बंद कर देते हैं, उस दिन इस बात की पूरी तैयारी हो जाती है कि अब जो है आप परीक्षा बड़ी सरलता से निकाल लेंगे। बात बहुत सरलता से कह दी है मैंने, लेकिन बहुत गंभीर है। आप इस बात की गंभीरता को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे समान पदार्थ से बनी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के नाम बताइए,
तो हो सकता है कि आप 1 2 3 4 नाम बता के वहाँ पर रुक जाएं, लेकिन अगर आपको उस बात की खबर है, ज्ञान है कि यार कौन कौन सी वस्तुएं आपने पढ़ रखा है, तो फिर आप इन छोटे छोटे प्रश्नों में नहीं उलझेंगे, है ना। उदाहरण के लिए जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए पानीपत के युद्ध के विषय में कुछ, तो शायद आप बता दें। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए युद्ध क्या होता है, इस पे आपको लिखना है, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा, मुझे लगता है कि हो सकता है थोड़ा सा रुक जाएं, सोच विचार करें कि यार ये इसके बारे में तो पढ़ा नहीं है ना। तो ये एक तरह की कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है ना। ठीक है, तो देखिए पदार्थ इस कॉलम में दिए हुए हैं और अगले ही कॉलम में दिखा है इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के बारे में। जैसे कागज़ की बात करते हैं, तो ये कागज़ से क्या क्या बन गया, नोटबुक, समाचार पत्र, खिलौने और पुस्तकें। ठीक है, इसके बाद में लिखा है लकड़ी। अब लकड़ी से क्या क्या बना, टेबल, दरवाज़ा, कुर्सी, बैलगाड़ी और हल, है ना। फिर लिखा है प्लास्टिक, इससे बनते हैं खिलौने, बेंच, बोतलें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि ये सब चीज़ें। और चमड़े, चमड़े की बात करें तो इससे जूता, बैग, सोफ़ा, बेल्ट और पर्स, ये सब चीज़ें बनती हैं, है ना। आइए अब हम उन पदार्थों की बात करते हैं, उन वस्तुओं की जिनसे ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर के जो बनती हैं। जैसे वस्तुओं की बात करें, चम्मच, कटोरी और जग, तो ये किन से मिलकर के बनी है, स्टील से। पेन की बात करें तो धातु और प्लास्टिक से मिलकर के ये बना हुआ है। आप जानते हैं कि स्टील को भी तैयार किया जाता है ना। ठीक है, गोल आकृति की वस्तुओं की बात करें तो जैसे संतरा, ग्लोब, बास्केटबॉल, ये सब गोल आकृति की वस्तुएं हैं। खाद्य और अखाद्य की बात करें तो जैसे जल, चीनी, सेब, संतरा, मिट्टी का घड़ा, ये तमाम चीज़ें हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि भैया बताइए पदार्थ होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या करती है, स्थान घेरती है। जैसे आपके हाथ में जो पेन है, अगर आप उस पेन को कहीं पे रखेंगे तो वो स्थान तो घेरेगा, है ना। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपके हाथ में पेन है, क्योंकि मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं महत्वपूर्ण है, तो आप उसके नोट्स तैयार करने के लिए और जो चीज़ें आपने समझी हैं, जो आपको पहले नहीं पता थी, उनको लिखने के लिए नोटबुक और पेन अपने पास रखते हैं, है ना। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि एक विद्यार्थी की पहचान है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो अगर पेन जो है वो आप किसी टेबल पे रखते हैं, कहीं रखते हैं, तो उसको कोई ना कोई जगह लगेगी और उस पेन का कोई ना कोई द्रव्यमान, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, है ना। अच्छा एक बात बताइए, द्रव्यमान और भार, इनमें क्या फ़र्क होता है। मुझे ये बताइए कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। वेट का मतलब होता है भार और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। दोनों में क्या फ़र्क है, गुरुत्वाकर्षण बल का, है ना। आप पृथ्वी पर खड़े होकर के जब अपना वजन नापते हैं, वेइंग करते हैं वेइंग मशीन के साथ में, तो आपका जो भी वजन निकलता है, आप चंद्रमा पर जाकर अगर नापेंगे तो उसमें से कुछ कम हो जाएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वीय बल जो है वो चंद्रमा की तुलना में अधिक है ना। तो ये गुरुत्वीय बल को अगर आप हटा दें तो जो बचता है उसे कहते हैं द्रव्यमान, और गुरुत्वीय बल अगर उसमें जुड़ा हुआ है तो वो है क्या, भार। आसान भाषा में इतना अभी के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पदार्थ क्या होते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस हम कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है ना। और पदार्थ के कणों के बीच में होता है क्या, आकर्षण बल, जिसकी वजह से पदार्थ के जो कण हैं वो करते हैं क्या, एक दूसरे को आकर्षित। याद है मैंने आपसे कहा था वीडियो की शुरुआत में कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ठोस ठोस क्यों है, द्रव्य द्रव्य क्यों है, और मैंने ये भी कहा था कि ये भी बताऊंगा कि गैस गैस क्यों होता है। बिल्कुल इसी तथ्य में छुपा हुआ है उन तीनों अवस्थाओं का राज पदार्थ की। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और कान से सुनिएगा। क्या कहा मैंने, पदार्थ के कणों के बीच में होता है आकर्षण बल। उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है ना, यानी अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। अब आप मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए ठंड का मौसम है, आप एक कक्षा में बैठे हुए हैं एक बेंच के ऊपर, और उस बेंच पर 4 दोस्त बैठे हुए हैं। अगर मौसम ठंड का है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तब तो ठीक है कि एक बेंच जिस पे 3 लोग बैठ सकते थे उस पे 4 लोग बैठ के एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर गर्मी का मौसम है ना, जब बहुत गर्मी पड़ रही है और 3 लोगों की बेंच में अगर 3 लोग भी बैठे हुए हैं, तो आप बोलेंगे अरे यार अलग अलग बैठो यार, वो बेंच खाली पड़ी, भाई तू उधर चल जा, हमको यहाँ बैठने दे, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। गर्मी में हम साथ में रहना, चिपक चिपक के रहना पसंद नहीं करते। क्या वजह है इसकी, हमें गर्मी लगती है, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो वैसे ही पदार्थों के साथ भी यही होता है। अगर आप पदार्थ को गर्मी देंगे तो उसके जो अणु है वो दूर दूर भागने लगते हैं,
है ना। इसको मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कारण है उन दोनों के, उन पदार्थों के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। होता क्या है कि दो अणु जो है वो आपस में चिपके हुए रहते हैं। आकर्षण बल जब उनमें अधिक होता है बहुत, तब की बात बता रहा हूँ। तो जब वो चिपके हुए रहते हैं तो फिर वो बन जाते हैं क्या, ठोस। समझ गए आप। और तब क्या होता है, उनका आकार जो है वो निश्चित हो चुका होता है, वो फिर बार बार बदलता नहीं है। द्रव में क्या होता है, ये तो ठोस की बात थी। द्रव में ये होता है कि अणुओं के बीच में लगने वाला ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये जो है कम ज़्यादा होते रहता है। तो वो जो है एक दूसरे के ऊपर फिसलने लगते हैं अणु जो है, किसमें, द्रवों में, है ना। पानी को आपने देखा होगा बड़ी आसानी से जो है बहने लगता है, वो इसी वजह से होता है। तो पूरी कहानी उस आकर्षण बल की। और गैसों में जो अणु होते हैं उनके अंदर तो ये बिल्कुल नगण्य होता है। पूरी तरह से आप शून्य मत कहिएगा, नगण्य है ना, यानी शून्य के बहुत आसपास। यही वजह है कि गैस जो है उसमें जो है विसरण का गुण होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरीके से मेरी बात समझ गए होंगे। हालांकि कक्षा 9 में जब हम पहुंचेंगे पढ़ते हुए, तब हम इस तथ्य को और विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो भौतिक संरचना के आधार पर अगर बात करें तो पदार्थ को 3 समूह में विभाजित कर दिया गया है, ठोस, द्रव और गैस, है ना। इसके अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं, ठीक है ना। एक होती है प्लाज्मा, चौथी और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से और विस्तार से बताऊंगा, लेकिन कब, जब हम कक्षा 9 के अध्याय 1 में पहुंचेंगे। ठीक है, अभी तो हम कक्षा 6 के अध्याय 4 पर हैं, तो आप ध्यान से समझते चलिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ठोस के बारे में लिखा है कि ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होता है, इसके कारण इनका आकार निश्चित होता है और आयतन इनमें इनका होता है कुछ ना कुछ। द्रव की बात करें तो इनका निश्चित आकार नहीं होता, अर्थात इसे जिस आकार में ढाल दिया जाए उसी में ये ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन जो है वो होता है क्या, निश्चित। फिर बारी आती है गैस की। इसके बारे में क्या लिखा है कि इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पदार्थों के गुण की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो अभी हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। समझिएगा, सभी पदार्थों में कुछ गुण होते हैं, है ना। तो चलिए इन्हें परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है दिखावट। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, पदार्थ जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, है ना। एक जैसे तो नहीं दिखते सब पदार्थ। और लकड़ी लोहे से अलग दिखती है, लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से अलग दिखाई देता है, लेकिन फिर भी लोहा, एल्यूमिनियम और तांबा, इनमें कुछ समानताएं हैं जो कि लकड़ी में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलना चाहूँ क्या समानता है, अगर आप आपने स्कूल में बजती हुई घंटी देखी है, घंटी कैसे बजाते हैं, है ना। तो अगर आप एक लोहे की छड़ ले, उससे लोहे को मारे तो कुछ आवाज़ आएगी। तांबे को भी पीटिए तो कुछ ना कुछ तो आवाज़ आएगी, है ना। लेकिन जब आप उसे लकड़ी पर मारेंगे तो उस टाइप की आवाज़ नहीं आएगी। दूसरा, अगर आप लकड़ी के ऊपर हथौड़े से प्रहार करेंगे तो क्या होगा, लकड़ी टूटने लगेगी, बिखरने लगेगी, है ना। लेकिन अगर आप लोहे पे मारेंगे तो क्या लोहा टूट के बिखर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या तांबे पे मारेंगे तो तांबे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे बिखर जाएगा वो लकड़ी के जैसे, चूरा के जैसे, भूरे के जैसे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना कौन से वाले गुण की हम बात कर रहे हैं, धातु और अधातु वाले। ठीक है, धातुओं के टुकड़ों को उनकी चमक देखने के लिए काटना, ये चित्र में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ भी है। अब बात करते हैं दिखावट के बाद कठोरता की। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना यानी संपीड़ित करना जो है वो कठिन हो जाता है। जैसे आपके पास में लोहे की कोई चीज़ है, लोहे की बॉल है, आयरन बॉल है, अब आप उसको ऐसे दबा देंगे तो क्या वो दब जाएगी पूरी तरह से? अगर वो दब गई है ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप पक्का आयरन मैन होंगे। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, है ना। जैसे कि रबर की बॉल, अगर वो रबर मुलायम सॉफ्ट वाली है तो आप उसको आसानी से दबा सकते हैं, स्ट्रेस बॉल जिसे कहते हैं। इसके बाद में है वो स्पंज की होती है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से नहीं खरोचा जा सकता कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन हो जाता है वो कहलाते हैं क्या, कठोर पदार्थ। अब बात करते हैं विलेय तथा अविलेय की। इसका मतलब क्या होता है, जो पानी में घुलने वाले हैं और जो पानी में नहीं घुलने वाले हैं। जो पदार्थ पानी में लुप्त अथवा घुलकर समांगी मिश्रण बनाते हैं उन्हें विलेय पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे 1 गिलास पानी में आपने नमक डाला 2 चम्मच, वो घुल गया, तो मुझे बता सकते हैं कि वो नमक गया कहाँ होगा?
देखिए क्या होता है ना, पानी के अणुओं के बीच में मैंने आपको बताया कि एक बल काम करता है ना, अंतराणुक बल, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो वो बल कैसा रहता है द्रव में, मैंने अभी आपको बताया था ठोसों की तुलना में कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी में अणु जो है एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, स्थिर नहीं रह पाते, जिसकी वजह से उनके बीच में बन जाती है खाली जगह यानी स्पेस। और उस स्पेस में जो नमक है उसके जो पार्टिकल हैं, जो अणु हैं, कण हैं, वो जा कर के उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो घुल गए। ठीक है, इन्हें हम और विस्तार से देखेंगे अगली कक्षाओं के लेक्चर में। तो उन्हें हम कहते हैं विलेय पदार्थ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ चीनी और नमक। जो पदार्थ जल में लुप्त नहीं होते यानी घुलते नहीं, उन्हें जल में अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहे का चूर्ण, रेत, इसको आप पानी में मिक्स कर देंगे तो ये मिलने वाला, घुलने वाला नहीं है, है ना। ठीक है, इसके बाद लिखा है कि कुछ ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी है, नमक है, चॉक पाउडर है, रेत है, लकड़ी के बुरादे के नमूने इकट्ठे करने के बाद एक कांच के गिलास में 2/3 भाग में जो है जल भरना है, और पहले गिलास में कुछ मात्रा में चीनी डालनी है, दूसरे में नमक, और इसी तरह जो बचे हुए गिलास है उसमें अन्य पदार्थ मिला देना है। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से धीरे धीरे हिलाना है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद दिखाई देगा कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। सब कुछ उसमें नहीं मिलते हैं ना। वस्तुएं जल में तैर या डूब भी सकती हैं, आपको पता है ये बात। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में मिश्रित नहीं होते, वे जल के पृष्ठ पर आकर के तैरने लगते हैं, और जबकि अन्य जो हैं वो डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। ये आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की। पारदर्शी का मतलब एक ऐसा कांच जिसके आप आर पार देख सकते हैं, तब आप कहते हैं कि वो पारदर्शी वस्तु है। ठीक है, पारदर्शी जिस पदार्थ में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ये है विज्ञान की भाषा, है ना। जब आप एक विज्ञान के विद्यार्थी और आपसे पूछा जाए कि बताइए पारदर्शी का मतलब क्या होता है, तब आप ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए आपको, जैसा कि अभी मैंने दिया था कि कोई वस्तु जिसके आप आर पार देख सकते हैं वो पारदर्शी है। आपका जवाब क्या होना चाहिए, जिस पदार्थ में से प्रकाश गुजर सके उस पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए स्पिरिट, पानी, हवा, कांच आदि चीज़ें, है ना। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिस पदार्थ में से प्रकाश नहीं गुजर सकता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और इन वस्तुओं में से दूसरी ओर नहीं देखा जा सकता। उदाहरण के लिए दीवार, लकड़ी, धातु आदि, ये सब चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये बताइए पारभासी का मतलब क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। जिन पदार्थों में से देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, उन्हें कहते हैं पारभासी पदार्थ। ऐसा नहीं है, उदाहरण भी आपको देंगे। सफ़ेद पॉलीथीन की शीट ले लीजिए आप, धुंधला सा कांच ले लीजिए, चिकना कागज़ ले लीजिए, धुआं देख लीजिए, ये सभी चीज़ें पारभासी में आती हैं, जिनके भीतर से देखा तो जा सकता है लेकिन स्पष्ट तौर पर नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें मैं आपको पूरी तरह से हमने प्रयास किया है हमारी टीम ने कि हम बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड करवा सके, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को, समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी तो आपसे फिर जल्द मुलाकात होने वाली है अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय के साथ में। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।